जो इनके विरोध का वोट है बीजेपी के, तो वो लोगों की वोट चिन्हित करके, जैसे मेरे यहाँ मैं 1.5 लाख वोट से जीता हूँ, तो वहां 84,000 वोट ऐसे जो चिन्हित किए गए हैं जिनको ये कहा गया है कि भाई ये यहाँ से विस्थापित हो गए हैं। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपको गंभीर है आरोप कि मैं तो आपको अखबार कटिंग दिखा देता जाति विशेष, धर्म विशेष हूँ। और यस एग्रीड बीजेपी को पता है कि ये वोट हमको हमारे पास नहीं है, वही काटा जा रहा है। सर, तो इलेक्शन कमीशन का अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? चुनाव आयोग को तो चुनाव लड़ना नहीं है, सीएम पीएम बनना नहीं, तो वो क्यों बायस्ड होगा? वो क्यों बायस भेदभाव इसलिए करेगा? है क्योंकि वो सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है। सरकार ने उसको पावर दी है, सरकार ने उसको इतना जो है इम्यूनिटी दी है कि भाई आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप हमारा काम करो। सरकारी इंस्टीट्यूशन को सरकार अपनी तरह से उनको यूज कर रही है। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे विपक्ष के लोगों पर पड़ते हैं, और जो विपक्ष के लोग वही विपक्ष के लोग सरकार में शामिल हो जाते हैं, जिनको 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि भाई वो चोर है, उसने भ्रष्टाचार, उसको जेल भेजूंगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। बहुत बड़े पैमाने पे कई जगह पे इस तरह से इलेक्शन कमीशन का मिसयूज देखा गया। पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सरकार के मंशा को जान गया। कितने घुसपैठे पकड़े गए बिहार में, और दिल्ली के जहां मुख्यमंत्री हारते उतने ही वोट कटे जितने वोट से बाहर है। यूपी में तो हम अपने वोट को सिक्योर भी कर रहे हैं। चुनाव जनता के गठबंधन से लड़ेंगे। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजाद समाज पार्टी के संस्थापक युवा नेता चंद्रशेखर आजाद हैं, और आज संसद में एसआईआर पर बहस हो रही है। इन्होंने अपनी बात भी रखी है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो संसद में जो डर है विपक्ष को, और चंद्रशेखर आजाद जी ने उस पर भी अपनी बात रखी है। बात क्या वहाँ तक है या उससे आगे जाता है? इन्होंने कहा है कि क्या वोट का अधिकार खत्म होगा, क्या संविधान खत्म करने की कोशिश है। इस बात को हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, सही पूछिए, तो वो बाबा साहेब के अनुयायी अम्बेडकरवादी लोग लड़ रहे हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए। और आपने आज कहा भी कि जब तक अम्बेडकरवादी है तब तक संविधान खत्म नहीं होगा, वोट का अधिकार खत्म नहीं होगा। तो संविधान तो सभी को बचा रहा है, लेकिन संविधान सिर्फ अम्बेडकरवादी बचा रहे, इसको कैसे देख रहे हैं? कौन लोग हैं जो संविधान के पक्ष में नहीं है? देखिए, पहली बात आप ये समझिए, अम्बेडकरवादी कर्तव्य के आधार पर इस काम को कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेज और नहीं है जो सिर्फ अम्बेडकरवादी नहीं और अलग अलग विचारधाराओं से भी जुड़ी हुई, लेकिन उनके मन में भी अच्छा है क्योंकि वो संविधान की अहमियत को समझते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अक्सर मुसीबतें आदमी को लड़ने की हिम्मत देती है। हमेशा मुसीबतें आदमी को तोड़ती नहीं। हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता है। कभी कभी जब कोई अंडा टूटता है तो एक नई जीव का निर्माण होता है। ये जो मुसीबत आई है पूरे देश के ऊपर, चाहे एसआईआर के रूप में या जो बहुत सारे जो कानून बना के जो है संविधान को कमजोर करने का काम किया, ये कमजोर वर्गों में एक चेतना पैदा करने का काम कर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बूस्टअप चाहिए होता है, एक एक, एक कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे बहुत सारे लोग जाग जाते हैं। बिहार का चुनाव और एसआईआर के जरिए जिस तरह से बहुत सारे वोटों को रणनीतिक रूप से काटा गया है, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों में, उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में जहाँ जहाँ इलेक्शन होने हैं, जहाँ जो लोग वोट की अहमियत को समझते हैं, जैसे मैं समझता हूँ, एक एक अम्बेडकरवादी समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को कितना समय लगा, क्योंकि 1935 से पहले जब चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी तो 3% लोग वोट कर रहे थे, और सुधार समिति का जो निष्कर्ष था वो लगभग 80 लाख लोगों को निर्वाचन तय करने के करीब लेके आया था, जिसमें जो सारे स्वर्ण जाति के लोग थे, और वो स्वर्ण में भी संपन्न स्वर्ण जाति के लोग थे। देश की आबादी उस समय 30 करोड़ से ज्यादा थी, 35 करोड़ के लगभग, और 80 लाख लोगों को निर्वाचन तय करने का अधिकार था। वही लोग सरकार चुनते थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पे लड़े, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो उन्होंने बनाई उसके जरिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया साइमन कमीशन को, और फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को कहा कि भाई वोट का जो अधिकार है ये किसी कृपा नहीं है, ये अधिकार है। और लोकतंत्र तभी लोकतंत्र बनेगा जब देश के हर वयस्क यानी कि बालिग व्यक्ति को वोट का राइट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते शंभू भाई कि इस देश में महिलाओं को और कमजोर वर्गों को, कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती तो कमजोर वर्गों के ऑपरेशन कम्युनिटी के सब 2 ही प्रतिनिधि थे वहां, 5 करोड़ आबादी के। कौन? एक डॉक्टर अम्बेडकर, एक श्रीनिवासन साहब। ये 2 अगर हमारे लीडर वहां नहीं होते तो हमारे विषय में चर्चा ही नहीं होती। अगर आज पार्लियामेंट में मैं नहीं हूं तो हमसे जुड़ी विषय चर्चा कौन करेगा?
इसलिए लोगों को यही नहीं पता कि जो महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है और देश में SC ST OBC को जो वोटिंग राइट मिला, ये दिलाया किसने, और सामान्य जाति के कमजोर परिवारों के लोगों को वोटिंग राइट किसने दिलाया। तो ये उस समय के जो तमाम राजनीतिक दल थे वो तो उसी व्यवस्था पे सहमत थे, जिसमें महिलाओं को वोट नहीं था, जिसमें सामान्य जाति गरीबों को वोट नहीं था, SC ST OBC को वोट नहीं था, मुसलमानों को वोट नहीं था, पिछड़े मुसलमानों को। ये तो बाबा साहब का एक ये सोच थी कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में हो तो वो इतनी प्रतिकूल हो, जिसमें इतनी अनुकूल हो वो कमजोर वर्गों के, कि वो कमजोर वर्ग भी अपनी हिस्सेदारी से सुनिश्चित कर सके। और इस पे बहुत सारे थॉट, जैसे मामला रामसु वर्मा ने कहा कि वोट मताधिकार सिर्फ मताधिकार नहीं है, ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक सुरक्षा कवच है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा, हाँ, चौधरी चरण सिंह जी ने तो आगे बढ़ के कहा कि मताधिकार अनिवार्य होना चाहिए, हर आदमी करना चाहिए, ये ये लोकतांत्रिक जो है शक्ति है। तो आप ये समझो, मैं भी आज कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को वोटिंग राइट अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे उसके तो SIR से क्या खतरा लग रहा है आप लोग? अब तो बिहार में SIR हुआ, ठीक है, बीजेपी जीती है, अब यूपी में SIR है, लोग कह रहे हैं कि SIR अब होता रहेगा, बीजेपी जीती रही। आपको क्या लगता है SIR से बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, SIR तो चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं, SIR को इलेक्शन कमीशन के अधिकारी सिर्फ नहीं वो करवा रहे फुलफिल, उसका जो डेटा वो तैयार हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो रहा है। उसको डिस्टर्ब करना बहुत आसान है, उसमें कमियां निकालना बड़ा आसान है। और वो लिस्टें जब जारी होती हैं, वोटिंग लिस्टें, उसके बाद जो है उसमें बहुत सुधार की क्षमता नहीं रहती है। आप ये समझिए कि जो इनके विरोध का वोट है बीजेपी के, जो इनको वोट नहीं करते, जैसे अम्बेडकरवाद इनको वोट नहीं करता है, जैसे और भी पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां जो इनको वोट नहीं करते हैं सामाजिक न्याय के नाम पे, जो इनकी विचार को जानती है, ऐसा परसेप्शन है अल्पसंख्यक समाज के बारे में। जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वो जानते हैं कि ये उनके हितैषी नहीं हो सकते, तो वो इनको वोट नहीं करते हैं। तो वो लोगों की वोट चिन्हित करके, जैसे मेरे यहाँ में 1.5 लाख वोट से जीता हूँ, तो वहां 84,000 वोट ऐसे जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको ये कहा गया है कि भाई ये यहाँ से विस्थापित हो गए, और लगभग 47,000 वोट जो है, अभी जो मैंने आंकड़े पढ़े थे, 47,000, हाउस खत्म हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा, एक एक चीज को क्रॉस चेक करूंगा। हम तो अपने यहाँ एक वोट नहीं कटने देंगे। जब नई वोट बनेगी तो उसमें कोशिश करेंगे जिनका वोट इस तरह से हो गया उनके डॉक्यूमेंट तैयार करा के उनको करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर आरोप मैं तो आपको अखबार कटिंग दिखा, जाति विशेष, धर्म विशेष, और बीजेपी को पता है कि ये वोट हमको हमारे पास नहीं, वही काटा जा रहा है। एक चीज और, उससे चुनाव आयोग को क्या फायदा है? मैं 1 मिनट, चुनाव आयोग कर रहा है। मैं आपको कुछ और बताता हूँ। पहली बात, हमने उपचुनाव देखे हैं बहुत सारे, जैसे मीरापुर का उपचुनाव हमने देखा था, जैसे कुंदरगी का उपचुनाव हमने देखा था, पुलिस ने वोट नहीं डालने दी। पुलिस को क्या फायदा, अब आप कहोगे पुलिस को क्या फायदा है, ये तो बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। मान लिया, लेकिन ये तो SIR तो चुनाव आयोग कर रहा है। मैं मान लिया कि सत्ता ने प्रशासन का इस्तेमाल किया। अब और कुछ कहना है? नहीं कहना तो सुन लो शांति से। अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर पुलिस गुंडागर्दी करके वोट को इन्फ्लुएंस कर रही है, वोट को डाइवर्ट कर रही है, लोगों को वोट करने से रोक रही है, तो आप इस पे मुझसे कहने लग जाए, कोई भी कहने लग जाए, एनीवन, कि भाई पुलिस का क्या रोल है, पुलिस तो चुनाव थोड़ा लड़ रही है तो बीजेपी जीत रही है, या तो फलाना जीत रहा है तो विपक्ष जीत रहा है, पुलिस क्या मतलब? जब आप किसी संस्था के या किसी राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग सत्ता पर उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहाँ 2023 में पूरे उसको विपक्ष के लगभग 150 करीब सांसदों को बर्खास्त करके एक रूलिंग जो है, एक जो है यहाँ अध्यादेश ला के उसको पास करके कानून बनाया गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, उसमें FIR नहीं हो सकती। तो इलेक्शन कमिश्नर फेयर है या नहीं है, उन्हीं के ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं कौन तो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मैं भी इलेक्शन कमिश्नर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप जब तक वो पोस्ट पे कोई, सर, तो इलेक्शन कमीशन का अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? चुनाव आयोग को तो चुनाव लड़ना नहीं है, CM PM बनना नहीं, तो वो क्यों बायस्ड होगा? वो भेदभाव इसलिए है क्योंकि वो सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है। सरकार ने उसको पावर दी है, सरकार ने उसको इतना जो है इम्यूनिटी दी है कि भाई आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप हमारा काम करो। वो तो एक स्वतंत्र संस्था है, इंस्टीट्यूशन, कौन सी संवैधानिक संस्था है। और अभी जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जिनके पास जो इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रहे हैं, जिन्होंने वो फैसला दिया है, मद्रास हाई कोर्ट वाले, और अभी बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जो है आस्था पे फैसला दे दिया है। फिर वो बहुत सारे ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रहे, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए। आप कह रहे हैं क्या इस तमाम इंस्टीट्यूशन प्रभावित है सरकार से? इंस्टीट्यूशन को सरकार अपनी तरह से उनको यूज कर रही है, ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना भी है। और ये बहुत सारी जगह पे दिखता भी है, जब CBI ED इनकम टैक्स के छापे
विपक्ष के लोगों पे पड़ते हैं, और जो विपक्ष के लोग वही विपक्ष के लोग सरकार में शामिल हो जाते हैं। जस्ट लाइक महाराष्ट्र, अजीत पवार साहब, जिनको 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि भाई वो चोर है, उसने भ्रष्टाचार, उसको जेल भेजूंगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो फिर उनके पास कभी मैंने ईडी वीडी का कुछ सुना नहीं। जैसे अभी जो आंध्रा वाले हैं, उनको भी जो क्लीन चिट मिली है। तो मेरा ये मानना है, और इस सरकार का कि ये सरकार जिन वर्गों की हितैषी सरकार है, पूंजीपतियों की या संपन्न स्वर्ण जातियों की, उनका उनके हित में ये लोग काम करते हैं। और जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे जो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण आया था और 5 जजों के बेंच ने जो फैसला दिया था, वो सब फैसले इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि बहुत सारे फैसले सरकार के, और जिस तरह से अब जो सीजीआई रिटायर हुए, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मामलों को मेरे पास आने से रोका गया, और सरकार गवाई साहब ने, हाँ गवाई साहब, सरकार चाहती थी कि वो दबाव डाल के कि वो उनको अपने फेवर में कराया जाए। तो आप समझो, जब चीफ जस्टिस, अब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा स्वतंत्र कोई संस्था नहीं हो सकती ना, उनके तो नियुक्ति का भी अपना वो है, इनका तो फिर भी इसमें तो सरकार के लोग शामिल होते हैं, लेकिन उसमें तो होते ही नहीं कोई भी, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, कोलिजियम उसको है। कोलोजियम है वहां। तो उनके ऊपर अगर दबाव है, उनके अगर कुछ निजी स्वार्थों को या उनके पुराने किसी मामले को उठा के उनके ऊपर प्रेशर किया जा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। चलिए मान लीजिए, आपकी बात भी मान लीजिए, और ये इससे पहली बार नुकसान नहीं किसको हुआ, ये है? पहली बार नहीं हुआ, इससे इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो भी बहुत बड़े पैमाने पे कई जगह पे इस तरह से इलेक्शन कमीशन का मिसयूज देखा गया। इससे नुकसान किसको आप समझ रहे हैं, किसको नुकसान हो रहा सबसे है? बड़ा नुकसान आप क्यों लड़ रहे हैं इससे? आपको सबसे क्या बड़ा नुकसान नुकसान उनको है जो ये इस राजनीतिक शक्ति को समझते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जो फूले को मानने वाले, साहू को मानने वाले, परियार को मानने वाले, महामना रामसु वर्मा को मानने वाले हैं, जो संतराम बीए प्रजापति को मानने वाले, जो कपूरी ठाकुर और बाबू जगदेव को मानने वाले लोग, जो लोकतंत्र में वोट की शक्ति को समझते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था में अगर वो हम नहीं है तो हम पॉलिसी बनाने वाले नहीं बन सकते, और पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हमारे लोग एकदम पॉलिसी नहीं बनेंगे तो उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। जो इस बात को समझते हैं, उनको इस बात से भय होना चाहिए, और मुझे नहीं, देश के हर कमजोर वर्ग के व्यक्ति को इस बात से भय होना चाहिए। और जो संविधान में आस्था विश्वास रखने वाले सामान्य जाति के लोग, उनके अंदर भी भय होना चाहिए। मैं अकेला थोड़ा विरोध कर रहा हूँ, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सरकार के मंशा को जान गया कि उन्हीं लोगों के वोट कटे। जहां तक जिस बात को लेकर वोट काटे गए थे, ऐसा याद किया जा रहा था, आप मुझे बताओ कितने घुसपैठे पकड़े गए बिहार में? नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़े गए, तो फिर घुसपैठियों के आधार पर तो आपने किया था ये, लेकिन वोट तो कटे हैं वहां। असम जो बिल्कुल बॉर्डर है, जहां से कहते हैं घुसपैठिया, तो वहां तो नहीं आप एसआईआर कर रहे हो, वहां तो आप एसआर कर रहे हो, स्पेशल डिवीजन कर रहे हो, वहां आप स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन थोड़ा कर रहे हो, आप एसआर कर रहे हो। वहां तो आप कह रहे हो 2 दिन का कोई आया हुआ है, वो भी नागरिक। किसके नुकसान? बेसिकली किस कम्युनिटी को नुकसान? बेसिकली नुकसान दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लोगों को है, जो इनको सरकारें मानती है, चिन्हित करके। सरकार के पास डेटा है, सरकार के पास सरकारी मशीनरी, सरकार जानती है किस पोर्शन को कितने वोट मिले थे और उनके खिलाफ के वोट कौन है, उनको उन बस्तियों को वो जानती है, उन्हीं के वोट कटेंगे। और इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, और दिल्ली के जहां मुख्यमंत्री हारे थे, उतने ही वोट कटे जितने वोट से वो हारे। अरे क्या बात कर, कल तो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि जो विपक्ष जीता है उतना वोट कटा है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, निशिकांत जी तो कहाँ से आंकड़े लाए, उनको पता होगा, मैं उनके आंकड़ों पे थोड़ा जा सकता हूँ। यहाँ तो पार्लियामेंट में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति, आजादी को कुछ अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र में जितना वोट कटा उतना से हार गए। हाँ, उतने से हारे वो, और बाकी उनके सहयोगी ने भूमिका अदा की। रास्ता क्या है इसका? क्या करेंगे अब आप? जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जनता के अंदर जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वोट नहीं बचेगी। देखो, वोट समझो क्या है। इस वोट की वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मैंने आज पार्लियामेंट में भी कहा, बड़े बड़े बंगले वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, वो अगर गरीबों की बस्तियों में आते हैं हाथ जोड़ते हुए, गरीबों के माओ से, बहनों से सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने का नाटक करते हैं, पानी पीने का नाटक करते हैं, उनको गल लगाने नाटक करते हैं, ये तमाम लोग इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके पास वोट है। जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जाती 4 पहिए की, उन गलियों में अगर वो पैर रखते हैं और वो नाक पे रुमाल रख के पैर रखते हैं क्योंकि बदबू आ रही होती है, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन गलियों से शीशा खोल के भी नहीं निकलते, शीशा बंद करके निकलते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके, अपने जीवन की सारी खुशियों का बलिदान देके वोटिंग राइट हमें दिलाया था। और उनका मानना था कल हमारे लोग जागरूक होके वोट के आधार पर सत्ता प्राप्त करेंगे। जागरूक
और सत्ता प्राप्त करके पॉलिसी बना के अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे। जो काशीराम भी कहते थे, मान्यवर काशीराम साहब जो कहते थे कि भाई हमें आर्थिक जो है आजादी भी चाहिए, सामाजिक आजादी के साथ साथ। सामाजिक आजादी, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन वो चलाते थे, वही जो है आर्थिक मुक्ति का आंदोलन तभी होगा जब पॉलिसी आप एक आखिरी सवाल, आप यूपी में लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्या चुनावी मोड में आ गए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? यूपी में तो नहीं, यूपी में तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। यूपी में तो हम अपने वोट को सिक्योर भी कर रहे हैं और वोट को जो है बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करके समझा कर, बात को समझा के उनको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, भीड़ नहीं तैयार कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर बन के, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक सिपाही बन के मेरी तरह वो काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मुजफ्फरनगर के और तीनों मंडलों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कितना अच्छा कार्यक्रम जो है मुजफ्फरनगर में कराया, जिसमें लाखों लोग जुटे। और ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के साथियों ने कराया दतिया में, दामोदर जी के नेतृत्व में। तो वहाँ के उनके अपने प्रदेश के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प बन के परिणाम सवाल, चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? चुनाव जनता के गठबंधन से लड़ेंगे और जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और काम करने वाले लोगों को मौका देंगे। जो वर्कर है उसको नेता बनाएंगे। और यही अकेले चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने फिर आपसे कहा कि अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 27 में, अभी 26 का चुनाव आप देखो। 26 चुनाव बाद आप ही शायद मुझसे कहो कि अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आपकी पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, अब तो आप अच्छे लोगों को टिकट देकर आगे बढ़ाइए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक। हमारी तैयारी पूरी 403 विधानसभा में, और आप देखिएगा 403 की 403 विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसको मजबूत कहते हैं, विकल्प देंगे। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो अगले इंटरव्यू के लिए हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। शंभू कुमार, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहार, जय जोहार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जो इनके विरोध का वोट है बीजेपी के, तो वो लोगों की वोट चिन्हित करके, जैसे मेरे यहाँ मैं 1.5 लाख वोट से जीता हूँ, तो वहाँ 84,000 वोट ऐसे जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको ये कहा गया है कि भाई ये यहाँ से विस्थापित हो गए हैं। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर आरोप मैं तो आपको अखबार कटिंग दिखा, जाति विशेष, धर्म विशेष, और बीजेपी को पता है कि ये वोट हमको हमारे पास नहीं, वही काटा जा रहा है। सर, तो इलेक्शन कमीशन का अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? चुनाव आयोग को तो चुनाव लड़ना नहीं है, सीएम पीएम बनना नहीं, तो वो क्यों बायस्ड होगा? वो भेदभाव करेगा है क्योंकि वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार ने उसको पावर दी है, सरकार ने उसको इतना जो है इम्यूनिटी दी है कि भाई आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप हमारा काम करो। सरकारी इंस्टीट्यूशन को सरकार अपनी तरह से उनको यूज कर रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे विपक्ष के लोगों पर पड़ते हैं, और जो विपक्ष के लोग, वही विपक्ष के लोग सरकार में शामिल हो जाते हैं। जिनको 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि भाई वो चोर है, उसने भ्रष्टाचार, उसको जेल भेजूंगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। बहुत बड़े पैमाने पे कई जगह पे इस तरह